लास्ट क्लास में फंक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स कवर किए थे उसमें हमने ये देखा था कि फंक्शन से हम किस तरीके से एक सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं, और साथ साथ में फंक्शन को वेरिएबल में किस तरीके से असाइन करवाया जाता है उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कवर किया था. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज डिफाइनिंग वन फंक्शन इन अनदर फंक्शन. बेसिकली यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन जैसा कंसेप्ट हम अप्लाई करने वाले हैं. एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैल्सी नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है. फंक्शन को क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड को हमें काम में लेना है, फॉलोड बाय फंक्शन का नाम, और अगर उसके कुछ पैरामीटर्स हैं तो वो पैरामीटर्स की लिस्ट. अब इस कैल्सी फंक्शन का मैंने सिर्फ एक पैरामीटर यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज n, यानी कि यूजर जब इस कैल्सी फंक्शन को कॉल करेगा तो उसे एक वैल्यू यहाँ पे पास करनी होगी. अब इसी फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन क्रिएट किया है रिजल्ट नाम का, जो भी पैरामीटराइज टाइप का फंक्शन है, यानी कि रिजल्ट फंक्शन को कॉल करवाते टाइम भी यूजर को एक वैल्यू यहाँ पे पास करनी होगी, वो आएगी नम नाम के वेरिएबल के अंदर. अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट मैंने अप्लाई किया है, वो ये है कि जो भी वैल्यू इस नम के अंदर आ रही है, अगर वो इवन है तो कुछ मैंने वैल्यू रिटर्न करवाई है, और अगर वो ऑड है तो मैंने कोई दूसरी वैल्यू रिटर्न करवाई. So if num mod by 2 is equals to 0, यानी कि जो भी वैल्यू है 2 से डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर है अगर वो 0 आता है, यानी कि वो इवन नंबर होगा, ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या किया है, num रेज टू द पावर ऑफ num, यानी कि उसी वैल्यू का रेज टू द पावर मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया है. सिमिलरली अगर यहाँ पे वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, यानी कि वो एक ऑड टाइप का नंबर है, तो मैंने यहाँ पे उस वैल्यू का रेज टू द पावर 2 रिटर्न करवाया है. अब यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं वो वैल्यू कहाँ रिटर्न करेंगे, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है. अब यहाँ पे जो हमारे पास में नेस्टेड फंक्शंस होते हैं, हम उन्हें अपनी मर्जी से कहीं पे भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल नहीं कर सकते. आप सब लोग फेमिलियर हो फंक्शन और उसके स्कोप से. फंक्शन के अंदर जो भी हम लोगों ने क्रिएट किया है वो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर लिमिटेड होता है, तो जो रिजल्ट फंक्शन है वो भी इसी ब्लॉक तक लिमिटेड है, यानी कि कैल्सी फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है. आप यहाँ पे इसको बाहर, जैसे मैंने कैल्सी को अगर मैं कॉल करवा रही हूँ, सिमिलरली आप वहाँ रिजल्ट को कॉल नहीं करवा सकते, तो हमें इस कैल्सी फंक्शन के अंदर ही रिजल्ट नाम के फंक्शन को कॉल करवाना होगा. तो इस कैल्सी का एक रिटर्न स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैंने इस रिजल्ट फंक्शन को कॉल किया है. अब यहाँ पे मैंने ये str फंक्शन क्यों काम में लिया है, ये मैं आपको आउटपुट के टाइम पे एक्सप्लेन करूंगी. अभी के लिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट फंक्शन को कॉल किया है, और यूजर कैल्सी फंक्शन को कॉल करवाते टाइम जो वैल्यू पास कर रहा है वो इस n वेरिएबल के अंदर आ रही है, और उसी की वैल्यू मैंने इस रिजल्ट फंक्शन को पास कर दी. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो नम के अंदर चली जाएगी, और उसके बेसिस पे यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न हो. अब जो भी वैल्यू रिजल्ट फंक्शन ने रिटर्न की है उसे मैंने एक मैसेज के साथ में कंबाइन करवाया है, दैट इज आंसर इज, और फिर इस कैल्सी फंक्शन से रिटर्न करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट. अब या तो हम किसी वेरिएबल में इस रिटर्न वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, या फिर डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में ही कैल्सी फंक्शन को कॉल किया है. पहली बार जब मैंने कैल्सी फंक्शन को कॉल किया है तो यहाँ पे मैंने 4 एज अ वैल्यू पास की है, तो यहाँ पे 4 जाएगा n के अंदर. अब यहाँ पे ये तो फंक्शन के स्टेटमेंट्स है, अब ये तब तक काम नहीं करेंगे जब तक इन्हें कॉल नहीं कर लिया जाता, तो हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे इस रिटर्न स्टेटमेंट में, और यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने कॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे जो 4 है वो चल जाएगा नम के अंदर. अब यहाँ पे 4 इज अ इवन नंबर, तो 4 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और 4 रेज टू द पावर 4 यानी कि 256 रिटर्न होगा. रिटर्न कहाँ होगा, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया, यानी कि यहाँ पे रिटर्न होगा. अब इस वैल्यू को मैंने पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाया है. str फंक्शन है, टाइप कास्टिंग के लिए ये काम में लिया जाता है. बहुत पहले हम लोगों ने काफी सारे टाइप कास्टिंग के फंक्शंस कवर किए थे, उसमें से एक था str, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए. तो अब जो 256 रिटर्न हुआ है वो एक तरीके का न्यूमेरिक स्ट्रिंग बन जाएगा, और जिसे मैंने आंसर इज नाम की एक स्ट्रिंग से कंबाइन करवाया है और फिर रिटर्न करवा दिया है. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट का हमारे पास में आउटपुट आएगा, that will be answer is 256.
सिमिलरली सेकेंड टाइम मैंने फिर से कैलसी फंक्शन को कॉल किया है और अब यहाँ पे मैंने 3 एज अ वैल्यू पास की है, तो 3 चल जाएगा n के अंदर। फिर से हम आ जाएंगे रिटर्न स्टेटमेंट पे और इस रिजल्ट में भी मैंने यहाँ पे 3 को ही पास किया है, तो नम के अंदर अभी 3 प्रेजेंट है जो कि इस इफ वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं 1 आता है, तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम आ जाएंगे एल्स पार्ट में। तो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 2 यानी कि 9 वैल्यू रिटर्न होगी, तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है। तो 9 सबसे पहले str यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, मतलब एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग बनेगा और उसके बाद इस आंसर इस मैसेज के साथ में कंबाइन होके उसे मैंने रिटर्न करवाया। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का जो हमारे पास में आउटपुट आएगा दैट विल बी आंसर इज 9। ये तो है हमारे फंक्शन का बेसिक एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे str फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्यों काम में लिया? देखिए यहाँ पे जब भी हम यूजुअली रिटर्न स्टेटमेंट को काम में लेते हैं तो हम सिंपल वैल्यूज को रिटर्न करवाते हैं। जैसे अगर मैं लिखती रिटर्न रिजल्ट और पैरेंथेसिस के अंदर n, तो यहाँ पे रिटर्न के अंदर 256 रिटर्न होता पहले केस में और दूसरे केस में यहाँ पे 9 रिटर्न होता। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है उसको रिटर्न नहीं करवा रही हूँ, एक मैसेज को भी उसके साथ में कंबाइन करके रिटर्न करवा रही हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट ने जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न की है इट इज अ इंटीजर टाइप वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू है वो। और जो आंसर है वो किस टाइप का है, ये जो मैसेज है इट इज अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। तो कभी भी हम स्ट्रिंग को और इंटीजर को आपस में कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी वजह से पहले मैंने जो इंटीजर वैल्यू है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। अब मेरे पास में ये एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है और दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना हो तो हम प्लस सिंबल को काम में लेते हैं। प्लस सिंबल कॉन्कैट करने का काम करता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे str फंक्शन को काम में लिया है। अगर आपको यहाँ पे मैसेज रिटर्न नहीं करवाना है, सिंपल आप वैल्यू रिटर्न करवाते हो 256 एंड 9 या कोई भी और वैल्यू, तो फिर इस str की नीड नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन अलग है, मुझे मैसेज भी रिटर्न करवाना था, इसी वजह से मैंने str फंक्शन को काम में लिया है। अब यहाँ पे हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि जिस तरीके से हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते हैं, हम लोग पहले मैसेज लिख देते हैं फिर कॉमा से सेपरेट करके हम वहां पे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। तो अगर सेम चीज हम फंक्शन के साथ में भी इम्प्लीमेंट करें तो क्या हो, मतलब हम रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखे, पहले मैसेज लिख दे आंसर इज, फिर कॉमा हम लोग मेंशन कर दे और फिर हम लोग रिजल्ट ऑफ एन रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे ये है तो दो अलग वैल्यूज ही, हमने इन्हें कंबाइन नहीं किया है, कॉमा सेपरेटेड दो वैल्यूज हमने यहाँ पर रिटर्न करवाई। फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो सकती हैं, तो यहाँ पे एक वैल्यू तो ये स्ट्रिंग है और एक वैल्यू जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर हम किसी वेरिएबल को काम में लेते हैं, सपोज मैंने a, b दो वेरिएबल लिख दिए और उसके अंदर मैंने इन रिजल्ट को असाइन करवाया, तो a के अंदर स्ट्रिंग आ जाएगा और b के अंदर यहाँ पे 256 और 9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके का वेरिएबल नहीं लिखा या सिर्फ एक वेरिएबल लिखा मान लीजिए, या फिर मैंने डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में कैलसी फंक्शन को कॉल किया जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे होगा क्या, जब भी हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू किसी एक वेरिएबल के अंदर स्पेसिफाई करते हैं तो वो वेरिएबल किस टाइप का बन जाता है, टपल टाइप का वेरिएबल बन जाता है। टपल के क्रिएशंस के टाइम पे मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास करते हैं। अगर हम पैरेंथेसिस को अवॉइड कर देते हैं और डायरेक्टली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करते हैं तो भी पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, उसे टपल टाइप की वैल्यूज ही मान लेता है। तो यहाँ पे भी जब हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रिटर्न करवाएंगे, चाहे हम एक सिंगल वेरिएबल में असाइन करवाएं या फिर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन को कॉल करें, दोनों केसेस में होगा क्या, कि जो वैल्यूज हैं ये कंबाइन होके एक टपल फॉर्म कर लेंगी। तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखिए यहाँ पे टपल फॉर्म हो चुका है, आंसर इज 6 फर्स्ट इंडेक्स पे है, सेम गोज फॉर द सेकंड कॉलम, आंसर इज 0 इंडेक्स पे है और जो 9 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे अगर आप मैसेज रिटर्न करवाते हो तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर मैसेज रिटर्न नहीं करवाना है, सिर्फ वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो इतना कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं रिटर्न रिजल्ट ऑफ एन
और यहाँ पे कैल्सी के पहले हम लोग मैसेज लिख सकते हैं आंसर इज, तो उस केस में हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल इसी तरीके का आएगा। अगर आप यहाँ पे मैसेज रिटर्न करवाते हो उस केस में इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। So that was the example of nested function या फिर defining one function in another function. इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास में दैट इज पासिंग फंक्शन एज अ पैरामीटर टू अनदर फंक्शन। अब आप लोगों ने बाकी सारी लैंग्वेजेस में फंक्शन पे वर्किंग इम्प्लीमेंट कर ली है। फंक्शन को कॉल करवाते टाइम हमें कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पे पास करनी है। अब वैल्यू कौन कौन सी हमने पास की है? इट्स अ इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने एक एरे यानी कि एज अ कलेक्शन भी वैल्यूज वहां पे पास की। अभी तक इन्हीं वैल्यूज को हमने एज अ पैरामीटर पास किया है, लेकिन अगर हम चाहें तो पाइथन के अंदर किसी फंक्शन को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल यही है। अब यहाँ पे मेरे पास में जो फंक्शंस हैं ये वही फंक्शंस हैं जो मैंने पहले वाले एग्जांपल में बनाए थे, बस नेस्टेड से हटाकर मैंने रिजल्ट को एक अलग इंडिविजुअल फंक्शन के तौर पे यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले हमारा कैल्सी फंक्शन है। अब इस कैल्सी फंक्शन के हमारे पास में एक नहीं बल्कि दो आर्ग्यूमेंट है। सबसे पहला यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया है और एक एन वेरिएबल बनाया है। बेसिकली मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि जब कैल्सी फंक्शन यूजर कॉल करेगा तो इस रिजल्ट के अंदर एक फंक्शन आएगा और इस एन के अंदर कोई वैल्यू आएगी जो मैं इस रिजल्ट को पास करूंगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया है। रिटर्न स्टेटमेंट में बिल्कुल वही स्टेटमेंट है पहले जैसा, आंसर इज, जिससे मैंने कंबाइन करवा दिया है रिजल्ट ऑफ एन के साथ में। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू रिजल्ट रिटर्न करेगा पहले वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी str फंक्शन की हेल्प से, फिर इसके साथ में कंबाइन होगी, फिर कैल्सी की जो कंप्लीट वैल्यू है वो रिटर्न होगी जहां से इस कैल्सी फंक्शन को कॉल किया गया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सेम रिजल्ट फंक्शन क्रिएट किया है। इसे कॉल करवाते टाइम भी यूजर को एक वैल्यू पास करनी है। अब अगर वो वैल्यू 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 रिटर्न करती है तो उसी नंबर का रेज टू द पावर मैंने रिटर्न करवाया है। और अगर यहाँ पे उस नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है, मतलब वो ऑड नंबर है, तो उस नंबर का रेज टू द पावर 2 मैंने रिटर्न करवाया। बिल्कुल वही फंक्शन है, डिफरेंस है तो सिर्फ यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा पैरामीटर मैंने कैल्सी के अंदर ऐड किया है। अब यहाँ पे जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट बनेगा फंक्शन की जो कॉलिंग है, इसमें मैंने लिखा है प्रिंट कैल्सी रिजल्ट कॉमा 4। तो अब यहाँ पे जब भी हम फंक्शन को एज अ पैरामीटर काम में ले रहे हैं तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को मेंशन नहीं करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ पे फंक्शन का नाम मेंशन करना है, दैट इज रिजल्ट। अब यहाँ पे रिजल्ट फंक्शन जो मैंने पास किया है उसे मैंने रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर ही असाइन करवाया है। तो यहाँ पे अब ये जो ये वेरिएबल है ये इस फंक्शन की तरह एक्ट करने लगेगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था जहाँ पे हम एक फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवा रहे थे, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है ये। इस रिजल्ट नाम के फंक्शन को मैंने इस पैरामीटर इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है दैट इज 4, वो चल जाएगी एन के अंदर। अब यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में रिजल्ट फंक्शन, अब यहाँ पे जो ये रिजल्ट है ये पैरामीटर है ये, ठीक है। इस पैरामीटर को यूज करके हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। 4 यहाँ पे वैल्यू पास की गई है तो 256 यहाँ पे रिटर्न होगा। 4 2 से डिविजिबल है तो 4 रेज़ टू द पावर 4 यानी कि 256 रिटर्न होगा। उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाया, मैसेज के साथ में कंबाइन करवा के मैंने रिटर्न करवा दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट हमारे पहले वाले एग्जांपल की तरह ही आएगा, आंसर इज 256। सिमिलरली सेकंड टाइम भी मैंने सेम फंक्शन को कॉल किया है रिजल्ट कॉमा 3। अभी रिजल्ट फंक्शन फिर से इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा और जो 3 है वो आ जाएगा एन के अंदर। तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है 3 एज अ वैल्यू पास करके। अब यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 2 वैल्यू रिटर्न होगी तो आंसर इज 9 हमारी स्क्रीन पे एज अ आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ये वो केस है जहाँ पे फंक्शन का नाम और मैंने जो ये पैरामीटर है उसका नाम सेम रखा है।
अगर आप चाहो तो पैरामीटर का नेम आप डिफरेंट भी रख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है वो ये है कि हम एक फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं। तो सेम नेम का वेरिएबल आप लिख सकते हो अगर वो एज अ पैरामीटर है किसी दूसरे फंक्शन के अंदर, ठीक है, या फिर आप सेम नेम डिफरेंट नेम, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहले एग्जाम्पल में तो मैंने सेम नेम रखे थे, सेकंड जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड किया है सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि इस कैलसी के अंदर अब जो मैंने सबसे पहला पैरामीटर बनाया है उसका नाम मैंने आंसर रख दिया है। तो अब जो रिजल्ट फंक्शन है वो इस आंसर के अंदर असाइन हो जाएगा, यानी कि ये आंसर इनडायरेक्टली फंक्शन को, इस आंसर की हेल्प से रिजल्ट फंक्शन को कॉल करवाना है तो सिंपली लिखेंगे आंसर और पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे। तो दोनों में से आपको जो भी तरीका समझ में आए, जो याद रहे, आपको अप्लाई कर सकते हो। सेम वेरिएबल के नेम भी रख सकते हो और डिफरेंट वेरिएबल के नेम भी रख सकते हो। अब इसी केस में जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल कवर किया था, असाइनिंग अ फंक्शन टू अ वेरिएबल, यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फंक्शन को वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं करवा पाएंगे तो कभी भी जो फंक्शन है उसकी पासिंग नहीं हो पाएगी। इसी वजह से वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस वाले कंसेप्ट के अंदर। अब यहाँ पे ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, बस रिजल्ट जो है वो आंसर के अंदर असाइन हो जाएगा, तो आंसर इनडायरेक्टली इस रिजल्ट को पॉइंट करेगा। पहली बार 4 पास किया है तो 256 रिटर्न होगा, सेकेंड टाइम 3 पास किया है तो 9 यहाँ पे रिटर्न होगा। तो हमारे आउटपुट जो है वो तो सेम ही आने वाले हैं, आंसर इज 256 एंड आंसर इज 9। So that was passing function as a parameter to another function. इस एग्जाम्पल में किसी को कंफ्यूजन? मूविंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास में, दैट इज फंक्शन कैन रिटर्न अनदर फंक्शन। अब यहाँ पे फंक्शन की पासिंग अगर हमने की है तो फंक्शन को हम रिटर्न भी तो करवा सकते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्रिएट भी कर लिया, उसे एज अ पैरामीटर पास भी कर दिया। अब लास्ट जो डिफरेंट चीज है यहाँ पे कि हम किसी एक फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेस्टेड वाला कंसेप्ट था कि हम उसे मेन के अंदर कॉल नहीं करवा पा रहे थे, तो उसका बेसिकली ये एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है कि अगर हमें फंक्शन के बाहर नेस्टेड फंक्शन को कॉल करना हो तो वो कैसे काम करता है। अब यहाँ पे दोनों तरीके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन भी और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन भी। तो सबसे पहला एग्जांपल है नॉन पैरामीटराइज फंक्शन को रिटर्न करवाना किसी दूसरे फंक्शन से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है, और इस कैलकुलेट नाम के फंक्शन के अंदर मैंने फर्दर एक फंक्शन क्रिएट किया है, दैट इज आउटपुट। अब यहाँ पे जो ये आउटपुट फंक्शन है ये सिंपली दो नंबर्स का एडिशन करवा के वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, यानी कि रिटर्न 30 यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट बनेगा। अब यहाँ पे वैल्यू तो वही रिटर्न होती है जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है। तो पहले जो हमने एग्जांपल किया था वहां पे हमने मेन फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट में इस आउटपुट को कॉल किया था, लेकिन यहाँ पे हम इस आउटपुट को कॉल नहीं करवा रहे, बल्कि इस आउटपुट फंक्शन को ही यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जब भी हम फंक्शन का असाइनमेंट करते हैं या फंक्शन को रिटर्न करवाते हैं, बेसिकली कॉलिंग के अलावा अगर हमें किसी भी तरीके की कोई वर्किंग करनी है तो बस हमें फंक्शन का नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है, पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, जो कैलकुलेट फंक्शन है वो इस आउटपुट नेम को यहाँ से रिटर्न करने का काम करेगा। अब जब वैल्यू रिटर्न हुई है तो कहीं ना कहीं उसे हमें असाइन भी करवाना होगा। तो यहाँ पे वैल नाम का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी जो कैलकुलेट फंक्शन ने रिटर्न की है। यहाँ पे कैलकुलेट को देखिए मैंने यहाँ पे कॉल किया है, कॉलिंग के लिए हमेशा हम पैरेंथेसिस को काम में लेंगे, तो कैलकुलेट फंक्शन कॉल होगा। अब कैलकुलेट फंक्शन में ये फंक्शन तब तक एक्सेसिबल नहीं है जब तक इसे कॉल नहीं कर लेते, तो हम आ जाएंगे डायरेक्टली इस रिटर्न स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया है आउटपुट को, तो अब जो वैल वेरिएबल है वो इस आउटपुट फंक्शन की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि इनडायरेक्टली ये आउटपुट फंक्शन बन चुका है। अब इसे अगर कॉल करना है तो सिंपली लिखेंगे वैल और पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे जो नेस्टेड फंक्शन है उसे रिटर्न करवा के आप बाहर उसको एक्सेस कर सकते हो, उसकी कॉलिंग करवा सकते हो। अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो फिर आपको मेन फंक्शन के अंदर ही इसे कॉल करना होगा।
तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आउटपुट है वो 30 आ गया है, 10 + 20 इज 30। सिमिलरली अगर यही कंसेप्ट मुझे पैरामीटराइज फंक्शन के तौर पे अप्लाई करना हो, मतलब जो फंक्शन मैं रिटर्न करवा रही हूँ वो एक पैरामीटराइज टाइप का फंक्शन है, तो भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट होगा। यहाँ पे सेम कैलकुलेट नाम का फंक्शन मैंने क्रिएट किया है। इस कैलकुलेट के अंदर मैंने यहाँ पे फिर से आउटपुट फंक्शन क्रिएट किया है। अब ये जो आउटपुट फंक्शन है वो पैरामीटराइज है a, b, यानी कि यूजर इस आउटपुट फंक्शन को कॉल करवाते टाइम दो वैल्यूज पास करेगा और उनका एडिशन करवा के मुझे रिटर्न करवाना। अब यहाँ पे फिर से ये फंक्शन तो तब तक एक्सेसिबल नहीं है जब तक इसे कॉल नहीं कर लेते, तो इस कैलकुलेट के जस्ट हम आ जाएंगे रिटर्न स्टेटमेंट पे। ये वाले तो स्टेटमेंट्स वैसे भी काम नहीं करेंगे, तो रिटर्न मैंने यहाँ पे फिर से आउटपुट को ही करवाया है। अब यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करवाने के बाद जो भी वैल्यू रिटर्न है वो फिर से वैल नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने असाइन करवा दी। तो अब ये वैल क्या करेगा, इस आउटपुट फंक्शन की तरह बिहेव करने लगेगा। तो अब आउटपुट फंक्शन को कॉल करना है, यानी कि वैल के थ्रू उस फंक्शन को कॉल करवाना है, तो दो पैरामीटर्स इस बारी हमें यहाँ पे पास करने होंगे। तो इस वैल फंक्शन को मैंने 10 और 20 ही पास किया है। तो a के अंदर 10, b के अंदर 20, वैल्यू क्या रिटर्न होगी 30। तो इस फंक्शन का आउटपुट है वो भी हमारे पास में 30 ही आने वाला है, जैसे कि पहले वाले का आया था। बस यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज हमने लिख दी थी और यहाँ पे हमने पैरामीटराइज फंक्शन की हेल्प से काम करवाया है। तो नेस्टेड फंक्शन को अगर आपको बाहर कॉल करना हो तो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना हो, दैट इज रिटर्निंग अ फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, सिंस किसी को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, देन मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। अब पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट आप सब लोगों को पता है, आपने सी में पढ़ा है, आई थिंक C++ और जावा के अंदर भी आपने पढ़ लिया होगा। पास बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, जब भी हम फंक्शन को कॉलिंग करवाते टाइम कोई वैल्यू पास करते हैं तो होता क्या है, उस वैल्यू को यूज करके एक कॉपी वेरिएबल वहां पे क्रिएट होता है। अब उस कॉपी वेरिएबल को यूज करके हम जितने भी चेंजेस इम्प्लीमेंट करते हैं वो फंक्शन के बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होते, दैट इज पास बाय वैल्यू। सिमिलरली जो पास बाय रेफरेंस है, इसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉलिंग करवाते टाइम वैल्यू नहीं बल्कि मेमोरी एड्रेस पास करते हैं। अब मेमोरी एड्रेस को यूज करके जितने भी कैलकुलेशंस किए जाते हैं वो उसी लोकेशन पे हो रहे हैं, तो इसी वजह से फंक्शन के बाहर भी जो चेंजेस हमने किए हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। That is pass by value and pass by reference in other programming languages, लेकिन पाइथन के अंदर ये दोनों कंसेप्ट सपोर्टेड नहीं है, दोनों यहाँ पे काम नहीं करते। तो फिर यहाँ पे वैल्यू पासिंग है वो किस तरीके से काम करती है, या फिर क्यों हम इस टर्म को काम में ले रहे हैं। तो अगर आपसे कभी भी थ्योरेटिकल एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बाकी लैंग्वेजेस जैसा आपको आंसर नहीं करना है, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का मतलब अलग है। अलग क्या है, आपको इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली तो है इम्यूटेबल चीज और दूसरा है म्यूटेबल। इम्यूटेबल और म्यूटेबल का मतलब क्या है, इम्यूटेबल यानी का ऐसे वैल्यू जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो वैल्यू है वो फिक्स हो गई। म्यूटेबल का मतलब हम वैल्यूज के अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर हम लोगों ने जितने भी टाइप्स पढ़े हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, टपल, इंटीजर्स एंड फ्लोट, ये सारे क्या है, इम्यूटेबल टाइप के एलिमेंट्स। अगर मैं 10 एज अ वैल्यू को काम में ले रही हूँ तो 10 तो अपने आप में एक इंडिविजुअल फिक्स वैल्यू है ना, आप उसको मैनिपुलेट करके उसका मतलब थोड़े ही बदल सकते हो, 10 तो 10 ही रहेगा। सिमिलरली अगर फ्लोटिंग पॉइंट की बात हो और मैंने 5.7 कोई वैल्यू ली है तो अपने आप में एक वैल्यू है वो फिक्स है, आप उसको मैनिपुलेट करके कुछ और नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर स्ट्रिंग एंड टपल, जो एक बार स्ट्रिंग असाइन कर दी वो फिक्स है, अब आपने कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट किए तो नई स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली टपल में भी जो वैल्यू असाइन कर दी वो फिक्स है, अब वैल्यूज को आपने मैनिपुलेट किया है किसी भी तरीके से तो फिर क्या होगा, एक नया टपल क्रिएट हो जाएगा। तो वो सारे टाइप्स जो फिक्स हैं जिनमें हम किसी भी तरीके के चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, दोज आर इम्यूटेबल टाइप्स।
ठीक है। अब जितने भी इम्यूटेबल टाइप के हमारे पास में एलिमेंट होते हैं वो फॉलो करते हैं पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट, यानी कि अगर हमने इनमें से किसी भी वैल्यू को फंक्शन को पास किया है और कोई भी चेंजेस इम्प्लीमेंट किए हैं तो फंक्शन के बाहर वो चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। इसीलिए यहाँ पे इन टर्म को काम में लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये टाइप्स इनकी तरह बिहेव करते हैं, एक्चुअली में ये जो इनका ओरिजिनल कंसेप्ट है वो फॉलो नहीं किया जाता। सिमिलरली यहाँ पे जो म्यूटेबल एलिमेंट्स होते हैं लाइक लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। अब लिस्ट एलिमेंट को क्रिएट करने के बाद हमने यूजर से इनपुट भी लिया है, अपेंड भी करवाया है, रिमूव, पॉप और एक्सटेंड, अलग अलग तरीके के यहाँ पे फंक्शनैलिटी हमने एग्जीक्यूट की है। सेम गोज फॉर सेट एंड डिक्शनरी, रिमूव, ऐड, अपडेट जैसे फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं, यानी कि ऐसे टाइप जिनमें हम क्रिएशन के बाद भी चेंजेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो कहलाएंगे म्यूटेबल टाइप्स। तो जितने भी म्यूटेबल टाइप्स होते हैं वो पास बाय रेफरेंस के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो अगर आपसे कभी भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए इन दोनों टर्म से रिलेटेड तो आपको इन टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे ये काम कैसे करता है ये तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और वो नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सपोज मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है एक्स, वाई एंड जेड और तीनों वेरिएबल के अंदर 10 10 10 वैल्यू मैंने स्टोर करवाई। अगर मैं बाकी प्लस प्लस जावा और एनी अदर लैंग्वेज, तो वहां पे होता क्या है, वहां पे एक्स, वाई और जेड तीन मेमोरी लोकेशंस क्रिएट होगी और तीनों के अंदर सेम वैल्यू स्टोर होगी, दैट इज 10 10 10। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है, पहले वैल्यू एग्जिस्टेंस में आती है, यानी कि पहले 10 एग्जिस्टेंस में आएगा। अब जो वेरिएबल का नाम हमने रखा है वो नाम उसको रेफर करने लगेगा। तो अगर फ्यूचर में हम फिर से 10 वैल्यू को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेमोरी में, दोबारा से 10 क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जो y वेरिएबल है वो भी उसी लोकेशन को रेफर करने लगेगा जहाँ पे पहले वाला 10 स्टोर। सिमिलरली अगर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसके अंदर 10 स्टोर है तो भी वैल्यू तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो वो दोबारा से क्रिएट नहीं होती है। z भी उसी लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा जिसको x और y पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे फंक्शन को कॉलिंग करवाते टाइम मैंने 10 पास किया, सपोज नम नाम का वेरिएबल मैंने पास किया और फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैंने a वेरिएबल बना रखा है, नम के अंदर भी 10 है और a के अंदर भी 10 है, दो अलग वेरिएबल्स के नेम तो हैं वो, लेकिन वो पॉइंट क्या कर रहे हैं, वो एक ही लोकेशन को पॉइंट करने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे कॉपी वेरिएबल जैसा या मेमोरी एड्रेस जैसा कोई कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है। इसी वजह से जो इनकी ओरिजिनल फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे काम नहीं करती है। यहाँ पे जो चीज काम करती है दैट इज इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। अब ये कैसे काम करेगा जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ मुझे इसका थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन आपको बताना था, एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे। बाकी हमने जो एग्जाम्पल्स कवर किए हैं उसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग वो पूछ